वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए अपना प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है और बड़ा ही शानदार स्क्वाड अनाउंस किया है। मैं ये कह सकता हूँ उसकी रीज़न ये है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने उन सब को बरूए कार लाया है और उसके बाद ये स्क्वाड जो है पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। इसमें आप स्पिनर भी देखेंगे, इसमें फास्ट बॉलर भी देखेंगे, आप इसमें विकेट कीपर भी देखेंगे, आप इसमें अच्छे बैटर्स भी देखेंगे। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर पाकिस्तान प्रिलिमिनरी स्क्वाड दे नहीं सकता था। अब असल स्टेज वो आएगी जब 15 मेंबर स्क्वाड जो है सिलेक्ट करना होगा। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो साइम अयूब है वो प्रिलिमिनरी स्क्वाड का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए हैं और साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड है उसने भी जो है अपना 15 मेंबर स्क्वाड जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए दे दिया है और बड़ा पावरफुल स्क्वाड दिया है। तो आज की वीडियो में इन दोनों पर बात होगी। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान ने जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस किया है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो मेरे साथ आमिर हैं और हमजा हैं, तो मैं आमिर से कहूंगा कि वो आपके साथ शेयर कर दें कि सबसे पहले कि जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है ये 18 मेंबर है या 19 मेंबर है? पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया 19 मेंबर्स का, उसमें साइम अयूब हैं, मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, तैयब ताहिर हैं, इरफान खान नियाजी हैं, सुफियान नकीम है, मोहम्मद हसनैन है, अब्दुल्ला शफीक हैं, नसीम शाह, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, इब्रार अहमद, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इमामुल हक, फ़खर जमान, हसीबुल्ला खान और अब्बास अफरीदी। असल में व्यूवर्स, आप अगर देखें पाकिस्तान का स्क्वाड तो अभी आमिर ने आपके सामने रखा। अब मैं इसको आपको इस तरीके से बताता हूं कि आप देखें जो ओपनिंग स्लॉट है उसमें पाकिस्तान ने देखें, पाकिस्तान के पास दो ओपनर बड़े अग्रेसिव हैं। अगर आप देखें, अगर साइम अयूब का जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि वो अवेलेबल हो जाएंगे, दूसरे मैच में ही अवेलेबल हो जाएंगे, तो साइम अयूब और साथ फ़खर जमान जो है वो ओपनिंग स्लॉट पर है। और उनके अलावा जो बैकअप प्लान में रखा है अभी प्रिलिमिनरी स्क्वाड में, उन्हें वो अब्दुल्ला शफीक को रखा है, इमामुल हक को रखा है। तो ये 4 प्लेयर हैं। अब ज़ाहिर इनमें से 2 या 3 पिक होंगे जो 15 मेंबर स्क्वाड के लिए पिक होंगे। इसके साथ साथ अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम है, कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर हैं, इरफान खान नियाजी हैं, उस्मान खान है। तो ये लड़के लिए गए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें विकेट कीपिंग के लिए तो दो विकेट कीपर रखे हैं। एक मोहम्मद रिजवान ज़ाहिर है वो कैप्टन है और उनके साथ जो दूसरे विकेट कीपर हैं वो हसीबुल्ला खान है। और स्पिन डिपार्टमेंट में आप देखें तो 2 स्पिनर लिए हैं पाकिस्तान ने, एक अब्रार अहमद और एक सुफियान मुकीम। और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को अगर देख लिया जाए तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं, अब्बास अफरीदी हैं और ये इसी तरह मोहम्मद हसनैन है। तो बड़ा यानी कि जो मेरा ख्याल है अवेलेबल बेहतरीन रिसोर्सेज थे उसके मुताबिक पाकिस्तान ने स्क्वाड यानी कि अनाउंस किया है प्रिलिमिनरी। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इनमें से जो 15 मेंबर स्क्वाड जब ज़ाहिर सेलेक्ट करना होगा, ज़ाहिर 10 जो डेट आ रही है वो 10 फरवरी या उसके बाद तक, तो उसमें कौन से लड़के जो है पाकिस्तान जिनको ड्रॉप कर सकता है और 15 में जो है वो दूसरे आएंगे, क्योंकि ये 19 मेंबर स्क्वाड। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपने बात की कि ओपनिंग प्लेयर जो हैं 4 ओपनिंग स्लॉट के लिए हमने लड़के चूज़ किए हैं, उसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर जमान है, सैम अयूब है, इमामुल हक है। क्योंकि सैम अयूब का कह रहे हैं कि पहले मैच में जो है चैंपियन ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में अवेलेबल नहीं हो सकते, मुश्किल है, ज़रा 50% चांस है। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि ओपनिंग मैच में जो है इमामुल हक और फ़खर जमान ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक तो रिसेंट इन्होंने ओडीआई में काफ़ी दफ़ा ओपनिंग की है दोनों ने। तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तानी बोर्ड जो है वो इनको प्रेफर करेगा फर्स्ट मैच में, इमामुल हक और फ़खर जमान को ओपनिंग के लिए। अच्छा, इसमें ये है ना कि यानी कि इट मीन्स कि हमजा का कहना ये है कि पाकिस्तान ने 4 में से 3 ही ओपनिंग पिक की जाएंगे, ओपनर्स लिए जाएंगे। तो उनमें से जो ओपनर ये सिलेक्ट कर रहे हैं और जो मुझे भी समझ में आते हैं वो यही है कि साइम अयूब हो, फ़खर जमान हो और इमामुल हक हो। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, अगर मैं 15 मेंबर स्क्वाड की बात करूं तो उसमें मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक भी बाहर होंगे, ठीक है, उस्मान खान भी बाहर होंगे, उसमें मोहम्मद हसनैन भी ज़्यादा चांस है बाहर होंगे, और जो इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर हैं, इनमें से एक चौथे नंबर का जो चौथा नंबर होगा ना वो इनमें से किसी एक का होगा जो बाहर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले प्रीवियस मैचेस में इतने अरसे से हारिस रऊफ़ दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें बाहर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बाहर करेंगे इन्हें। असल में मसला पता क्या है, हारिस रऊफ को अगर आप देखें ना तो वो एक मैच विनिंग बॉलर है। उसमें रन्स तो वो कंसीड करते हैं, इसमें कोई नो डाउट। हाँ, उनकी एक प्रॉब्लम है कि जब वो कंसिस्टेंट मैचेस खेलते रहते हैं ना तो हर गुजरते मैच के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस गिरती है। यानी कि वो फिर पता नहीं फटीक का शिकार हो जाते हैं या क्या रीज़न होती है। लेकिन आप देखें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो फर्स्ट 3 ओडीआईज में उनके स्पेल थे, बड़े शानदार स्पेल थे।
लेकिन उसके बाद फिर जब जिम्बाब्वे जाते हैं वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस गिरती है, फिर साउथ अफ्रीका में जाकर मजीद गिर जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो वो जिस मैच में बेहतर गेंद कर रहे होते हैं, तो आपके जो मिडल ओवर है ना उनमें वो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर ओपनिंग स्लॉट से आपने एक दो विकेट लिए हों, इसी तरीके से हारिस रऊफ आकर विकेट निकाल दें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरी टीम को लोएस्ट टोटल पे जो है रिस्ट्रिक्ट करना। आप इसे कैसे आप देखते देखेंगे हैं? नो डाउट हारिस रऊफ जो है क्रूशल मोमेंट में कभी बेहतर ही बॉल करते हैं। आपने पॉइंट आउट किया ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट 3 ओडीआई में बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की, एडलीड में, पर्थ में, मेलबर्न में बड़ी शानदार बॉलिंग की, जिसकी वजह से जो है उन्होंने पाकिस्तान टीम को जीतने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। साउथ अफ्रीका में जो है वो ज़रा ऑफ कलर नजर आए थोड़ा सा। और मेरा ये कहना है कि जब आमिर ने कहा कि हारिस रऊफ को जो है मैं कहता हूँ बाइट बैठ जाना चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि नसीम शाह को बाइट बिठा दें, क्योंकि नसीम शाह जिस तरह जो ओडीआई में उनसे ना ऑस्ट्रेलिया में कोई खातिर हुआ बॉल हुई, ना साउथ अफ्रीका में हुई, ना उनसे टेस्ट मैच में जो उन्होंने पहला टेस्ट मैच हरवाया गया। आप देखिए ना प्रीमियर फास्ट बॉलर के तौर पर आप खेल रहे हैं टीम में और आपसे टेल एंडर की विकेट नहीं गिर पा रही। आपने जब 99 फॉर 8 डाउन कर लिए साउथ अफ्रीका के, तो उसके बाद 146 का टारगेट चेज डाउन करना था साउथ अफ्रीका ने, तो हमारे बॉलर जो हैं तमाम ऐसे बेबस नजर आए कि शायद उनके ओपनिंग पेयर जो है वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है। इसलिए ये कि नसीम शाह की जगह हसनैन को शामिल कर लिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि आपने देखा कि चैंपियन कप में उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, खासतौर पे फैसलाबाद की पिचेस पे। तो मेरा ये कहना है नो डाउट कि वो कराची की और लाहौर की पिचेस पे बेहतर बॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमजा ने जो पॉइंट रेस किया है ना, बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि नसीम शाह की अगर आप परफॉर्मेंस देखें प्रीवियस ईयर से तो बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही है। और एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट करूंगा आप दोनों को, आप उस पर कमेंट कीजिएगा, वो ये है कि देखिए मैच होने हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अगर आपने खेलना है तो 2 या 3 स्पिनर, एटलीस्ट 2 स्पिनर तो आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे, और 2 या 3 फास्ट आप कह रहे हैं कि वो लेकर जाएंगे। तो फास्ट बॉलिंग में ये है कि आप जो 3 फास्ट हैं इनमें से जाहिर है ये तीनों खेलेंगे अगर तीनों अवेलेबल होंगे तो, नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि इन 3 में से 2 पिक किए जाएं और एक अब्बास अफरीदी को लिया जाए। फिर अगर कोई बेहतर गेंद नहीं करता तो उसको आप रिप्लेस कर लें। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाएंगे, क्योंकि जो मुझे सेंस आ रही है या जो सीधी सी बात है, अब पीछे जो क्राइटेरिया रहा है पाकिस्तान का सिलेक्शन का, तो ज़्यादा चांस है जब ये तीनों स्क्वाड का हिस्सा होंगे तो ये तीनों के तीनों जो है ना ये आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 2 स्पिनर पाकिस्तान ने पिक किए हैं, एक इब्रार अहमद, एक सुफियान मुकीम। पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हुए आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को एक स्पिनर मजीद पिक करना चाहिए था प्रिलिमिनरी स्क्वाड में? अच्छा, इसके लिहाज से मैं आपको ये कहूँगा कि 2 स्पिनर जिस तरह उन्होंने अनाउंस किए हैं, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम, तो आपको पता है यहाँ पे सलमान अली आगा लाजमी, वो जिस तरह की बॉल वो कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से वनडे में ख़ास तौर पे, तो वो ज़्यादा चांस है वो 5-7 ओवर तो लाजमी करेंगे हर मैच में। और इसी तरह साइम अयूब खेलेंगे तो वो भी बॉल करेंगे, इसलिए शायद इन्होंने तीसरा स्पिनर अनाउंस नहीं किया मेरे ख्याल से। तो और दूसरी बात वही आप वाली के 3 फास्ट से ही जाएगा पाकिस्तान, एक स्पिनर खेलेगा इब्रार अहमद और एक पार्ट टाइम स्पिनर होगा जो सलमान अली आ गया, और साथ साइम अयूब उनके गेंद करेंगे। 2 स्पिनर से पाकिस्तान जाएगा तो फिर उन्हें बैटिंग में थोड़ा लूज करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि एक स्पिनर से जाएंगे तो फिर वो स्पिन डिपार्टमेंट तो आपका लूज हो जाएगा ना। आपको अगर स्पिन ट्रैक है, आप वहाँ पर स्पिनर के लिए मदद है, और पहले मैच में तो देखें ना तो आपको वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, हाँ जी। साइम अयूब, तो फिर वो यानी कि पूरा जो 10 ओवर का जो बर्डन है ना वो सीधा सीधा सलमान अली आगा पे आएगा। तो आप फिर वो 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर इस तरीके से अगर आप पूरे करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ठीक है? ये मुझे तो लगता है सुफियान मुकीम होने चाहिए। सुफियान मुकीम होने चाहिए, क्योंकि आप 2 फास्ट डाल लें और 2 स्पिनर डाल लें रेगुलर, क्योंकि रेगुलर स्पिनर जो होता है उसका एक मैच के ऊपर बड़ा क्रूशल होता है। खासतौर पे अगर पार्ट टाइमर की बात कर लें, सलमान अली आगा की नो डाउट उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है प्रीवियस मैचेस में, पर यह है कि वो किसी मैच में भी जब उनको रन कंसीड होंगे तो फिर वो ज़्यादा रन कंसीड कर देंगे। तो इसलिए रेगुलर स्पिनर सुफियान मुकीम, मैं तो कहता हूँ शदाब को होना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं प्रेफर किया शदाब को, काफ़ी अर्से से जो है साइडलाइन किया हुआ टीम से। सुफियान मुकीम को भी आपने देख लिया साउथ अफ्रीका में, जो इन्होंने ओडीआई बॉलिंग की एक मैच में, बड़ा कैजुअल लगे किस तरह की बॉल कर रहे थे। नहीं, अच्छा यार ये बात मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि देखें जो डेब्यूटेंट लड़के होते हैं ना, जब तक वो 10-15-20 मैचेस ना खेल लें, वो शोएब मकसूद ने भी उस दिन बड़ी अच्छी बात की जब वो इंटरव्यू दे रहे थे कि भाई पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह का है कि इसमें से कोई बनी बनाई प्रोडक्ट आपके सामने नहीं आती। लड़का जब ऊपर आता है ना तो उसे टाइम लगता है अपने आप को बेहतर करने में। तो देखा, अगर आपने 5-10 मैचेस खिलाकर साइम अयूब को बाहर कर दिया होता तो आज आप उसके लिए इतने फिक्रमंद ना हो रहे होते। तो इसी तरीके से ज़ाहिर है अभी उस लड़के ने जो 4-5 मैच खेले हैं, 1-2 में अच्छी बॉलिंग की है, 1-2 में बुरी बॉलिंग की है,
और जाहिर है जब वो अपनी पिचेस पे गेंद करेंगे तो बेहतर गेंद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जाहिर है आपको उनके कवर के तौर पर एक और स्पिनर स्क्वाड में ऐड करना हाँ जी, चाहिए था। करना चाहिए था। और दूसरी चीज जिसकी तरफ और मजीद मैं इशारा दिलवाना चाहूंगा, पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये है कि आप देखें पाकिस्तान ने अपने पूरे स्क्वाड में कोई ऑलराउंडर नहीं रखा, यानी कि मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं रखा। क्या आपको नहीं लगता कि जहादात खान या इसी तरह फ़हीम अशरफ या इसी तरह जो एक और जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं आमिर आमिर जमाल। जमाल, इन तीन में से किसी एक को होना चाहिए था? देखिए इस ये जो पाकिस्तान है ना, इसके लिहाज से मेरी शुरू से एक सोच रही है कि ऑलराउंडर को प्रेफर नहीं देते पाकिस्तान में। जितना मर्जी बड़ा ऑलराउंडर हो, हमने उसके साथ ज्यादती ही की है। लेकिन रज़ाक आया, उसके साथ आप देख लें, और बहुत से ऑलराउंडर अजहर महमूद वगैरह, हमने किसी के साथ भी मतलब कि उस तरह नहीं चले जिस तरह के वो डिजर्व करते थे। तो अभी भी यही है, वो देखिए आपने कि कोई एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास, और है जो उन्हें अनाउंस नहीं किया। तो ये तो शुरू से हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये स्काउट में मुझे पहले भी एक्सपेक्ट था मुझे कि ये होगा, और कोई भी क्या कहते हैं ऑलराउंडर नहीं अनाउंस होगा फास्ट बॉलर। भाई या तो ये हो सकता है कि अब्बास अफरीदी, क्योंकि वो भी बैटिंग कर लेते हैं, शहीन अफरीदी बैटिंग कर लेते हैं, तो अब्बास अफरीदी को शायद वो एज एन ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हो कि भाई, क्योंकि देखिए अगर आप 7 बैटर से जाते हैं और 4 बॉलर से जाते हैं तो आपकी बॉलिंग वीक हो जाती है। हाँ जी, नो और डाउट। अगर आप 6 बैटर से जाते हैं और 5 बॉलर से जाते हैं तो आपकी बैटिंग वीक हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में खेलते हुए 6 बैटर बहुत हैं, आप क्या समझते हैं? असल में बैटर बहुत अच्छे, लेकिन मुझे जो मेन मसला है ना, मुझे जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है, भाई फ़खर जमान और इमामुल हक करेंगे। खुदा ना खास्ता साइम अयूब एक नहीं 2 मैचों में या 3 मैचों में नॉकआउट स्टेज पे अवेलेबल होंगे, पहले ना हो तो ये 3 करेंगे, ये दोनों करेंगे ना बैटिंग, फ़खर जमान और इमामुल हक। कितने अरसे से बाहर रहेंगे दोनों, हाँ, ये तो कोई ठीक ज़रा है। फ़खर जमान लास्ट आपको खेलते हुए नजर आया 2023 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, इमामुल हक भी उधर ही नजर आए ठीक हैं। है, ये दोनों उधर नज़र आए हैं। अब साल 1.5 साल बाद आप वापस आ रहे हो, आपकी क्या परफॉर्मेंस है इस पे तो नहीं है। आपने ट्राई सीरीज खेलनी तो ज़रूर है, अगर आप ये दोनों वहाँ परफॉर्म ना कर पाए तो यही दोनों जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी में भी ओपनिंग प्लेयर के तौर पे। और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस तो हम देख चुके हैं, मुझे इसलिए ज़्यादा बड़ा जो मसला लग रहा है वो ओपनिंग का लग रहा है इस टाइम पे। असल में मैं ये समझता हूँ कि जो फ़खर जमान है ना, अगर साइम अयूब फिट हो जाते हैं फिर तो ऐसा इशू नहीं होने वाला, क्योंकि फ़खर जमान बेहतर खेलते हैं और वो जिस तरीके के प्लेयर है ना अटैकिंग, वो खेल लेंगे। पता क्या, अगर ये मैचेस होने होते हैं ना किसी ओवरसीज़ कंट्री में, तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है हमें। अब क्योंकि अपनी कंट्री में हमने खेलना है तो ज़रा इतनी ज़्यादा कोई बाउंसी ट्रैक तो होने नहीं वाला, या इतना कोई डिफिकल्ट ट्रैक तो होने नहीं वाला। तो ज़रा बैट्समैन आकर अगर ज़रा सा भी सेंसिबल खेलेंगे तो रन्स बना लेंगे। हमें जो लड़के इस वक्त रिक्वायर्ड है ना, वो मिडल ऑर्डर और टॉप ऑफ द ऑर्डर वो लड़के चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेले, ताकि बड़ा मेजर रन्स लगा सके बोर्ड पे। ऐसा ना हो कि आप रना बॉल लगाएं 280 290 300 के राउंड रन्स लगाएं, तो वो दूसरी टीम के लिए बड़ा इजी हो जाएगा और वो चेस कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर साइम अयूब और फ़खर होंगे तो भी चल जाएगा, और फ़खर और अगर मामूल हक होंगे तो वो भी क्लिक कर जाएंगे। ऐसा इतना प्रॉब्लम यहाँ होगा नहीं, देखिए मुझे अगर लगता नहीं। मिडल ऑर्डर की आप बात करें तो मिडल ऑर्डर जितना जिस तरह मतलब अफ्रीका के टूर पे क्लिक किया है, जिस तरह सलमान अली आगा ने, उसके बाद कामरान गुलाम ने, और छोटा छोटा कैमियो जिस तरह इरफान खान ने या तैयब ताहिर ने खेला, तो मुझे यही लगता है कि मिडल ऑर्डर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम। स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर के तौर पे हम जा रहे हैं, और तेज़ खेले हैं सारे, मतलब जिन्होंने पूरे मैच को एकदम से अप कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो बड़ा ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर है इस टाइम पे। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि भाई जाहिर है कि एक ऑलराउंडर मीडियम पेसर होना चाहिए था टीम में, या आपको लगता है कि अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी जो हैं वो बैटिंग कर लेते हैं तो दैट इज़ इनफ? और स्पिनर क्या आप समझते हैं कि दो, जिस तरीके से हमने पहले बात की कि आपको लगता है 2 स्पिनर काफ़ी हैं, यानी कि इस सिलेक्शन में, या एक स्पिनर और फर्दर होना चाहिए था कि अगर एक परफॉर्म नहीं कर पाता तो आपके पास कोई चॉइस तो हो कि मतलब, यानी कि आप उसको खिला सकें? क्योंकि देखें जो ट्रैक होते हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा हेल्प होती है, फास्ट बॉलर को ऐसा तो हेल्प नहीं होने वाली। ऐसे ये नो डाउट है। और आप देखेंगे, मैं तो ये कहूँगा अगर शादाब को आपने नहीं लिया, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस जो है दिन ब दिन कम होती गई, जिसकी वजह से आपने 1.5 साल से उनको साइलेंट किया हुआ है, तो फिर कासिम अकरम को लेके जाते हैं कि वो भी बैटिंग कर लेते हैं, तो आपको एक स्पिन ऑप्शन भी मिल जाता। ना आपने स्पिन डिपार्टमेंट में कोई ऑलराउंडर रखा, ना आपने फास्ट बॉलिंग में कोई ऑलराउंडर रखा। अब्बास अफरीदी ठीक है आपकी बात कि वो 1-2 हिट मार लेते हैं, पर अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर बॉलर है, ऑलराउंडर को कोई कंसीडर नहीं कर सकते। शहीन अफरीदी नो डाउट वो एक आधा कोई बाउंड्री लगाएंगे और अगली बॉल पे आउट भी हो सकते हैं। और असल में आप कह रहे हैं स्पिन ऑलराउंडर नहीं, लेकिन उन्होंने बैटिंग हाँ ऑलराउंडर जी, रखा है ना, सलमान अली आगा। सलमान वो अली स्पिन आगा बॉलिंग करवाते हैं और वो ओडीए में 10 ओवर करवाते हैं, नहीं, आपको नजर आएंगे। वो तो बेहतरीन है, नो डाउट। सलमान अली आगा ने रिसेंट मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है,
उसमें कोई शक नहीं है। पर मेरा ये ख्याल है ये सुफियान मुकीम को ही प्रेफर नहीं करेंगे प्लेइंग 11 में। ये सिर्फ जो है इब्रार अहमद से जाएंगे और 3 पेसर से जाएंगे और एक सलमान अली आगा होंगे और सैम अयूब फिट होंगे तो वो होंगे। नहीं, असल तो प्रॉब्लम होगी जो पहला मैच है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें साइम अयूब के जैसे अवेलेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा चांस है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसी इसी पैटर्न पे जाते हैं तो इसका मतलब है आपके पास टोटल 5 बॉलर्स होंगे। तो अगर किसी को रन्स कंसीड हो जाते हैं तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसको किस तरीके से जो है मैनेज करें, उसके ओवर कैसे नहीं उसमें ये है ना, करवाएं। एक ऑप्शन ये भी है, कामरान गुलाम से भी इन्होंने पिछले मैचों में ओवर करवाए, तो फिर कामरान गुलाम और सलमान अली आगा मिलके ओवर करेंगे। देखें, अगर तो लगातार अगर 5 बॉलरों से जाते हैं, मिसाल के तौर पर 3 फास्ट और 2 स्पिनर से, तो फिर आप 6 बैटर से जा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम मतलब कोई बहुत हाई क्वालिटी बैटिंग नहीं है हमारे पास, सीधी बात है। तो वो अगर 6 बैटर से जाएगी और टॉप ऑर्डर जल्दी निकल गया तो फिर तो हमें वैसे ही मसला हो जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान 3 फास्ट, एक इब्रार और सलमान अली आगा पे ही ज़्यादा रिलाई करेगा। नहीं, वो तो मैं यानी कि उनकी बात समझ रहा हूँ, ये जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट आउट किया। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि देखें, पहले मैच में आपके पास साइम अयूब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इमामुल हक और फ़खर जमान से ओपनिंग करवाते हैं। 1 डाउन बाबर आजम आते हैं, नंबर 4 पर जो है कामरान गुलाम आते हैं, नंबर 5 पर रिजवान आते हैं, नंबर 6 पे जो है वो आपके आ जाते हैं सलमान अली आगा। अब नंबर 7 के लिए ज़ाहिर है अगर इरफान खान नियाजी होते हैं तो इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर होते हैं तो तैयब ताहिर आ गए। अब 4 बॉलर आपने लेने हैं, एक इब्रार अहमद ले लिया, एक शहीन शाह अफरीदी ले लिया, एक नसीम शाह ले लिया, एक हारिस रऊफ ले लिया। अब आप देखें कि पूरी जो लाइनअप है, जो प्लेइंग 11 है, इसमें 5 ही बॉलर हैं आपके पास जिन्होंने ओवर करने हैं। अब यहाँ पर सलमान अली आगा ने लाजमी 10 ओवर करने हैं, हर बॉलर ने अपने 10-10 ओवर करने हैं, चाहे कितने भी रन कंसीड हो रहे हो। यहाँ जाके वो आप वाला पॉइंट लगता है ना कि यार ऑलराउंडर होना लाजमी है, और हम हर बार ऑलराउंडर मिस करते हैं। जहानदार खान को आपने अपनी कंट्री में भी खिलाया, अफ्रीका में भी खिलाया उसे, तो आप उसे प्रेफर करें, अनाउंस करें आप, ताकि कम अज़ कम ये तो हो कि यार लड़का है, बॉलिंग ऑलराउंडर है हमारे पास, 10 ओवर करके देने वाला है और बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑलराउंडर की तो मतलब किताब ही बंद कर देते हैं बिल्कुल। असल में आप ये देखें ना कि मैं जिस चीज़ की तरफ आपकी पॉइंट आउट मैंने किया और बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ, वो ये है कि अगर आमिर जमाल आ जाते या फ़हीम अशरफ होते तो आपकी जो बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाती और बॉलिंग डेप्थ भी बढ़ जाती। फिर आपको ये है ना कि 3 फास्ट डालने की ज़रूरत नहीं थी, आप 2 फास्ट से जाते, एक आमिर जमाल या फ़हीम अशरफ होते आपके पास, 3 वो हो जाते, 2 स्पिनर आप रख लेते, तो आपके पास 6 बॉलर होते और 7-8वें नंबर तक बैटिंग होती। देखिए, जो ओडीआई है या T20 गेम है, जब 6-7वें नंबर तक बैटिंग जाती है ना, तो फिर आखिरी 5-7 ओवर ही रह जाते हैं खेलने के लिए। ऐसे ही है, नो तो डाउट। वो चाहे इरफान खान नियाजी खेल ले, हाँ जी। तैयब ताहिर खेल ले या फ़हीम अशरफ खेल ले या आमिर जमाल खेल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइम शॉट ही खेलनी हाँ, है। शॉट तो खेलनी है जो बस। शॉट खेल सकता है इट्स ओके, वो फाइन है, लेकिन उससे जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है कि आपके पास चॉइस अवेलेबल हो जाती है। 3 फास्ट हैं आपके पास, 3 ही स्पिनर हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ी तो बात, सामने वाली टीम फंसी रहेगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपने दूसरी टीम की जो है 10 विकेट्स लेनी है। आप देखें ना कि अब क्रिकेट जो है एडवांस हो चुकी है। अगर मिसाल के तौर पर कोई भी टीम है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं या आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अगर तो आप उनके 50 ओवर में कम से कम 7 to 8 डाउन नहीं करते और खासतौर पर टॉप ऑर्डर जल्दी नहीं गिराते, तो वो आपको 350 प्लस का टारगेट दे देंगे। तो ये आपको बॉलिंग भी मजबूत करनी पड़ेगी जिससे आप विकेट निकाल सकें। अगर आप एक स्पिनर से जाते हैं, इब्रार अहमद नो डाउट बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, पर जिस तरह उनका एक्शन है और वो हाफ वॉली वगैरह फेंकते हैं, तो ठीक है, वो पाकिस्तान में उन्होंने भी इतने मैचेस नहीं खेले, टेस्ट में हमें वादे तो बस स्ट्रगल करते हुए नजर आए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बेहतर बॉल की, तो इसलिए ये है कि इनको खासतौर पर ट्राई नेशन सीरीज में जब ये खेलेंगे, इन दोनों को खिलाया जाए न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और देखें ये किस तरह अपनी पिचेस पे किस बेहतर बॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और ज़ाहिर है आपको ये भी देखना होगा कि आपके यानी कि जिस तरीके से मैचेस हैं, अब जो डेज चल रहे हैं, इनमें आप देखेंगे ड्यू फैक्टर भी आएगा लास्ट में। अब जो ड्यू फैक्टर होगा उसमें जो आपको पता है स्पिनर तो बिल्कुल ही बेबस हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको जो है फास्ट बॉलिंग फिर भी सूट कर जाती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो है आपने स्क्वाड अनाउंस करना था। तो इसमें मैं यही समझता हूँ कि जो बैट्समैन इन्होंने अनाउंस किए हैं उनमें ठीक है जो लड़के अनाउंस किए, लेकिन बॉलिंग में एक आधा ऑलराउंडर होना चाहिए था, वो इनको ज़्यादा सूट करता, ज़्यादा हेल्प आउट करता, ज़्यादा अच्छे से टीम का कॉम्बिनेशन डेवलप करने में इनकी मदद करता। देखिए, अगर ऑलराउंडर होता तो क्या ही बात होती, जाहिर है वो तो फिर 6 प्लेयर और एक ऑलराउंडर और 4 बॉलर। लेकिन अब इशू ये बन रहा है कि अब अगर आप, अब इशू भला कि कराची या पिंडी या लाहौर की पिचेस पे आप 3 फास्ट खिलाएंगे तो वो भी बड़ा मसला है, ठीक है।
और 3 फास्ट आप हम देखते रहे हैं पाकिस्तान में भी या बाहर भी, जब भी मैच हुआ पाकिस्तान 3 फास्ट से जाता ही जाता है और ये तीनों से जाता है वो। अगर तो कोई फैसला किया जाए देख के ध्यान से तो मेरे ख्याल से एक फास्ट बाहर बैठ सकता है, ठीक है, कोई भी बैठे, नसीम शाह बैठ जाए, हारिस रऊफ बैठ जाए तो इन हो सकता है, सुफियान मुकीम भी। लेकिन इशू ये है कि अभी फ़िलहाल इशू वही आना कि 2 स्पिनर 2 फास्ट और 1 सलमान अली हो आगा। सकती है। वो ये है ना कि नंबर 6 तक आप सलमान अली आगा, नंबर 7 पे अब्बास अफरीदी, क्योंकि वो इतनी खेल लेते हैं जितना कोई किसी ने नंबर 7 में आकर खेलना ठीक है। है। नंबर 7 पे वो, नंबर 8 पे सुफियान मुकीम, नंबर 9 पे इब्रार, नंबर 10 पे जो है वो शहनशाह अफरीदी, नंबर 11 हारिस रऊफ या नसीम शाह। इस तरह क्या हो जाएगा कि आपके पास 3 पेसर हो जाएंगे, 2 स्पिनर हो जाएंगे, 1 सलमान अली आगा, तो 6 बॉलर की ऑप्शन हो जाएगी। फिर वो आप जो भी मिक्स करके जैसे करवाना चाहें बेहतर होगा। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि जो आपने ये पॉइंट आउट किया कि नंबर 7 के लिए अब्बास अफरीदी हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि उनमें फिर ये है ना कि आप नीचे से नसीम शाह बाहर बिठा दें, ठीक है, नसीम शाह बाहर बिठा के अब्बास को खिलाएं, अब्बास हिट तो अच्छी कर लेता है, हमने देखा है, ठीक है, और अगर वो 1-2 ओवर में आते हैं, लास्ट आखिरी 2 ओवर में, तो वो तो अच्छी हिट कर लेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और वैसे भी देखिए, जो बैटिंग विकेट्स होती है ना, उन पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है विकेट्स निकालना। हाँ जी। क्योंकि आप रन्स तो बना ही लेते हैं। देखिए ऐसी विकेट्स पे ये होता है कि जो बैटिंग ऊपर से खेलेंगे लड़के, तो पता चलेगा 3-4 आउट पे जो टीम्स हैं वो 30-30 40-40 हाँ ओवर जी। खेल जाएंगी। तो अगर आपकी ऊपर से बैटिंग अच्छी है तो आप उन 30-40 ओवर में रन इतना बना देंगे जो अच्छा खासा रन होगा। हाँ जी, बहुत अब ज़्यादा असल run चीज़ होगा। होगी कि अगर आप सेकंड टाइम बॉल कर रहे हैं तो आप कैसे डिफेंड करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बॉल कर रहे हैं तो आप इतने रन पे हाँ जी। रिस्ट्रिक्ट कर लें सामने वाले को कि आप चेज चेज डाउन कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 350 या 320 के राउंड अबाउट जो रन होगा 300 के, वो टीम चेज डाउन कर सकती है। 350 से जब भी रन अबाउट जाएगा वो मुश्किल होगा। खासतौर पर 350 भी अगर बोर्ड पे किसी टीम ने लगा दिया तो वो भी चेज डाउन करना मुश्किल होगा। जाहिर है उसमें वो काफ़ी सारे फैक्टर आ जाते हैं। 350 वैसे ही बड़ा मैसिव हाँ जी। टोटल है। देखें 7 का रन रेट होता है, फिर विकेट्स गिर जाती हैं बाद में आपके, यानी कि आप गलती कर देते हैं किसी भी क्रूशल मोमेंट पर और वहाँ पे मैच नीचे लग जाता है। लेकिन एक ड्यू फैक्टर भी रहेगा, वो भी सारी चीज़ें होंगी। तो हाँ जी, खैर उस सब पर तो हम बाद में तफसील से जब मैच होंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो व्यूवर्स हम बात करना चाह रहे हैं वो यही है कि ये जो स्क्वाड पाकिस्तान ने प्रिलिमिनरी दिया है, ये बेहतर स्क्वाड है। लेकिन ये है कि इसके अंदर अगर एक आधा ऑलराउंडर और ऐड हो जाता तो ये और बेहतर स्क्वाड हमें नजर आता। अब यह है कि जिसकी जो बेहतर कॉम्बिनेशन है, मैं जो समझता हूँ वो यही है कि अब्बास अफरीदी के साथ 2 फास्ट बॉलर खिलाए जाएं और 2 स्पिनर खिलाए जाएं ताकि विकेट्स ली जाएं, क्योंकि आप विकेट्स नहीं लेंगे तो मैच नहीं जीत सकते। ऐसे जाहिर है अगर आप विकेट्स नहीं ले सकते ना, तो ये पिचेज ऐसी नहीं है कि यहाँ पे रन रुकेगा, ठीक है, इस टाइम जो क्रिकेट जा रही किसी भी पिच पे अगर विकेट नहीं लेते आप तो रन नहीं रोक सकता। तो मेरे ख्याल से विकेट लेनी पड़ेगी, अगर आप विकेट्स लेंगे तो ही रन रोक सकते हैं, अदरवाइज आपको 350 रन पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास बॉलर होने चाहिए और बॉलर अब्बास अफरीदी होने चाहिए लाजमी। वो इसलिए कि 5 बॉलर हो जाएंगे आपके पास, एक पार्ट टाइम सलमान अली आगा, और वो ऐसे बॉलर हैं आपके पास पार्ट टाइम के, वो ज़रूरत पड़ने पर 8-10 ओवर भी करा सकते हैं, ठीक है। और अब्बास अफरीदी को अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो वैरायटी बॉलर है ना, उनमें अब्बास अफरीदी ऐसे है। ही। पेस चेंज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट पिच भी करते हैं, ऑफ साइड द स्टंप भी फेंकते हैं, मतलब यानी कि मिक्स करते हैं बॉलिंग। वो यानी कि कोई एक सीधी लाइन पे गेंद नहीं किए जाते कि जिसपे बस रन बनता चला ऐसे ही जाए। है। तो और विकेट टेकिंग उनके पास ऑप्शन है, वो विकेट निकाल के देते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ है आपका पहला मैच, उस पर आपको पूरी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। उसकी वजह है कि आप सीरीज हार चुके हैं लास्ट टाइम न्यूजीलैंड से अपने मुल्क में, वनडे सीरीज। और ये भी है ना कि आपके पहले दोनों मैच ही टफ है। पहला मैच आपका जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, दूसरा इंडिया के अगेंस्ट है। अगर आप दोनों हार जाते हैं तो आप तो चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो जाएंगे। 4 दिन के अंदर अंदर ही बाहर हो जाएंगे। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से पूरी स्ट्रेंथ से जाना चाहिए और 5 बॉलर और 1 सलमान अली आगा, ठीक है, ये इससे हमारी बैटिंग भी लंबी रहेगी और बॉलिंग भी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 होगी। और अब मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें जो न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है उसको, क्योंकि देखिए हमारा पहला मैच भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाला है और न्यूजीलैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख लें ना तो हमें पता चलेगा कि वो पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक स्क्वाड है वो जो न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है। तो पहले आप ज़रा स्क्वाड बता दें, फिर मैं उसके ऊपर जो है अपनी बात करता हूँ। देखिए स्काउट अगर देखा जाए तो मिचेल सेंटनर कैप्टन है, ठीक है, एज ए ऑलराउंडर है, ठीक है। उसके बाद बैटर्स में आ जाए तो केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, विल यंग, ठीक है। उसके बाद अगर ऑलराउंडर्स में नीचे आए तो माइकल ब्रेसवेल है, उन्होंने बड़े अरसे बाद अनाउंस हुए हैं, ठीक है, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। डैरल मिचेल है, ग्लैन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात कीजिए तो नेथन स्मिथ हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेंद की लास्ट सीरीज में, ठीक है, लंका के खिलाफ।
डेवन कॉनवे है, विकेट कीपर टॉम लैथम है, ठीक है। बॉलर्स में अगर चले जाएं तो बॉलर्स में लॉकी फर्गुसन है, मैट हेनरी है, विलियम ओरॉर्के और बेन सेयर्स हैं। ये इनका 15 रुकनी स्काउट है और बड़ा जानदार स्काउट है। भाई देखें, आप अगर न्यूजीलैंड के स्क्वाड को विवर देखें तो इसमें जो असल चीज़ है कि उनके पास दो स्पिनर अवेलेबल हैं, मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल, और दोनों ही ऑलराउंडर हैं। और तीसरे जो स्पिन की ऑप्शन उनके पास ग्लेन फिलिप्स है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। तो यानी कि ये तीनों वो लड़के हैं जो खेलेंगे भी और उनकी बैटिंग को मजबूत करेंगे। अच्छा, बॉलिंग में आप अगर देखें तो ज़ाहिर है वो मैट हेनरी जाएंगे, बॉल करेंगे, लॉकी फर्गुसन करेंगे। एक अगर वो और सीमर लेंगे तो वो नेथन स्मिथ को ले लेंगे, जो मुझे लगता है। और टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है मुझे लगता है कि डेवन कॉनवे को होना चाहिए और वुनी की विकेट कीपिंग करना चाहिए। डेवन कॉनवे और विल यंग से जो है उन्हें ओपनिंग पे जाना चाहिए। विलियमसन जो है वो 1 डाउन, 2 डाउन की पोजीशन पे है जो है वो रचिन रविंद्रा, यानी कि नंबर 4 पे, नंबर 5 पे डैरल मिचेल, और नंबर 6 पे जो है ग्लेन फिलिप्स हो, नंबर 7 पे सैंथनर हो, नंबर 8 पे ब्रेसवेल, नंबर 9 पे जो है वो नेथन स्मिथ हो, नंबर 10 पे जो है वो मैट हेनरी हो, नंबर 11 पे लॉकी फर्गुसन। मेरा ख्याल है ये मुझे जो लगता है कि वो इस कॉम्बिनेशन के साथ प्लेइंग 11 के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर स्ट्राइकर भी हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा ये पर मेरा ये कहना है ओपनिंग पेयर में डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा होंगे, क्योंकि आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में ओपनिंग जो उनकी रही है सेम रही, रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे के साथ। नो डाउट विल यंग जो है बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो 1 डाउन पे आ सकते हैं। विलियमसन अपनी पोजीशन थोड़ा नीचे कर सकते हैं। तो ये 4 हो गए। उसके बाद जो है ग्लेन फिलिप्स होंगे, डैरल मिचेल होंगे, तो ये 6 प्लेयर हो गए। उसके बाद मिचेल सैंटनर होंगे 7 पे, माइकल ब्रेसवेल 8 हैं, नेथन स्मिथ 9, लुकी फर्गुसन और मैट हेनरी। नहीं, मुझे अगर आप इस तरीके से देखेंगे फिर तो ज़्यादा चांस है कि डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा अगर ओपनिंग स्लॉट पर आ गए 1 डाउन, फिर विलियमसन आ जाएंगे और नीचे फिर वो लैथम को ले आएंगे। फिर वो विल यंग नहीं खेलेंगे, विल यंग खेलेंगे तो ऊपर ही खेलेंगे या 1 डाउन खेलेंगे। तो ज़्यादा चांस है ये विल यंग को साइड पे रखेंगे और प्लेइंग 11 में शुरू अनाउंस नहीं करेंगे। देखिए, मुझे जो लग रहा है वो आप वाली बात ही है कि विल यंग एज ए ओपनर आएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक जितनी सीरीज भी न्यूजीलैंड ने खेली है, रचिन रविंद्रा 2 डाउन खेल रहे हैं उसमें। रचिन रविंद्रा ओपनर नहीं आ रहे उसमें, ठीक है। तो इसलिए रचिन रविंद्रा 2 डाउन ही खेलेंगे, विल यंग एज ए ओपनर आएंगे और डेवन कॉनवे के साथ 1 डाउन केन विलियम होंगे और 2 डाउन जैसे रचिन रविंद्रा, और उसके बाद डैरल मिचेल होंगे, ग्लेन फिलिप्स, सैंटनर, नेथन स्मिथ, ब्रेसवेल और लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी। ये टीम जाएगी जो आपने बताई थी। असल में आप व्यूवर्स अगर आप इस टीम को देखें ना तो मैट हेनरी, लॉकी फर्गुसन दोनों फास्ट बॉलर हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं। लॉकी फर्गुसन पेस के लिहाज से और इसके अलावा पेस चेंज बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। और अगर मैट हेनरी को देखें तो अच्छे स्विंग बॉलर हैं। नेथन स्मिथ यंग है, नए ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में आप देखें तो मिचेल सैंटनर कैप्टन भी हैं, ज़बरदस्त स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर। मैं समझता हूँ इस वक्त दौरे हाजिर में जो अवेलेबल हैं उनमें बड़े अच्छे स्पिनर्स में अगर मैं कंसिडर करूँ, अभी को खातिर ख्वाह को बहुत बड़ा नाम नहीं उन्होंने कमाया ब्रेसवेल ने, लेकिन बेहतर गेंद करते हैं तो वो हैं। इसी तरीके से ग्लेन फिलिप्स होंगे ऑफ ब्रेक स्पिनर के तौर पर। तो 3 स्पिन ऑप्शन, 3 फास्ट के ऑप्शन और फिर मल्टीपल ऑप्शन बैटिंग में अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है बड़ा एक हैवी स्क्वाड जो है वो न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है और इन पिचेस पे न्यूजीलैंड को इसका बड़ा फेवर होने वाली है और न्यूजीलैंड मुझे ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे थोड़ी सी चेंजिंग तो नज़र आएगी ना, अगर जो मुझे नज़र आ सकती है, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है ग्लेन फिलिप्स बाहर बैठ सकते हैं अगर टॉम लैथम खेलेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि विल यंग को बाहर किया जाएगा। तो स्पिनर तो 2 ऑलरेडी खेलेंगे ना उनके, ब्रेसवेल भी और सेंटनर भी, पूरे 10-10 ओवर के बॉलर हैं ये दोनों, ऑलराउंडर हैं दोनों पूरे, ठीक है। तो हो सकता है ग्लेन फिलिप्स बाहर बैठे और टॉम लैथम खेल लें। असल में ग्लेन फिलिप्स को जो बाहर बैठना है ना वो बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है ना कि एक तो वो अच्छे फील्डर हैं, ठीक है, बैटिंग में ज़ाहिर है एक तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बॉलिंग भी वो यानी कि ऑन एंड ऑफ करते ही रहते हैं। और उनको यानी कि न्यूजीलैंड एक जिसे कहते हैं ना एक हिटर के तौर पर भी देखती है। वो जिस नंबर पर आते हैं ना, उस स्लॉट पर जिस तरह की बैटिंग रिक्वायर्ड है ना, वो ग्लेन फिलिप्स से एक्सपेक्ट की जाती है। और ये जो पिचेस हैं मैं ये समझता हूँ ये उनको फेवर करेंगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ पिचेस तो है नहीं, ये नॉर्मल पिचेस होंगी। तो इन पर वो जो नीचे आने वाले बैटिंग में अगर वो खड़े होंगे तो वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे। और देखिए न्यूजीलैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें मार्क चैपमैन भी है। असल तो चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड ने ये देखना है कि हमें पहले मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 रखनी चाहिए। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, ज़्यादा बॉलिंग की चॉइस में वो ज़्यादा नहीं इधर उधर जाएंगे। वो जो मैंने आपसे कहा वही रहेगी, या हो सकता है नेथन स्मिथ की जगह वो विलियम ओरॉर्के को खिला लें कि मजीद ऑलराउंडर ना वो खिलाएं। लेकिन
बैटिंग में ज़रा उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं चेंज करने के लिए। वो ज़रा डेवन कॉनवे से कीपरिंग करवा सकते हैं, टॉम लैथम को भी एज अ कीपर खिला सकते हैं, विलियम्स से ओपनिंग करवा सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में चैपमैन को भी खिला सकते हैं। तो ऑप्शन है उनके साथ बात बहुत सारी। डेवन कॉनवे विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंट मैचेस में जो है विकेट कीपिंग करते हुए हमें वादे तौर पर जो है टॉम लैथम दिखाई देते हैं, तो इसलिए उनको प्रेफर किया जाएगा। और ये कहना है कि मिचेल सेंटनर इस बड़ी ये है कि इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है, खासतौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फर्स्ट आईसीसी इवेंट है जिसमें मिचेल सेंटनर जो है कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए एक साइन है कि कैसी कैप्टनसी करते हैं, टीम को कैसा लीड करते हैं। असल में देखिए उनके लिए ऑनर की बात है। और जो है अभी जो उन्होंने न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज हाँ जी, खेली उसमें उन्होंने कैप्टनसी कैप्टनसी की है। हाँ जी, और उन्होंने दोनों सीरीजें जीत ली। ठीक है, ओडीआई की सीरीज भी जीती, टी20 सीरीज भी जीती। ज़रा मसले मसाइल थे लेकिन उन्होंने, वो बेहतर प्लेयर हैं। आप देखेंगे वो बैट से, बॉल से, फील्डिंग, तीनों चीज़ों में बेहतर परफॉर्म करते हैं। बहुत लंबा अर्सा आपको पता है विलियमसन ने कैप्टनसी की, लेकिन अब उनका जो प्रॉब्लम है वो ऑन एंड ऑफ रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनफिट रहते हैं। तो बड़े लंबे अरसे के बाद तो वो कम बैक कर रहे हैं। बड़े क्रूशल प्लेयर हैं। और असल चीज़ ये है कि उनको एज अ प्लेयर खेलना चाहिए, बजाय ये कि कैप्टनसी की वजह से वो जिस तरीके से हमने देखा कि टी20 वर्ल्ड कप में वो स्ट्रगल की और न्यूजीलैंड की सारी टीम स्ट्रगल की। तो अब ये है कि मुझे लगता है कि इस चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड हमें एक अच्छे कंपेटिटर के तौर पर नजर आएगा और हमारा पहला मैच भी उनसे है। तो व्यूवर्स ये है कि हमने जो स्क्वाड आपके सामने रखा उसकी जो स्ट्रेंथ रख दी, उसकी वीकनेसेस रख दी दोनों स्क्वाड की। अब आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे जब मैचेस आएंगे कि किस टीम का पलड़ा जो है भारी रहेगा उस पर्टिकुलर डे में। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।